हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भुगतान संतुलन के बारे में। तो दोस्तों आइए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, ई व्यापार का क्या अर्थ है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंटरनेट द्वारा व्यापार। दोस्तों ई व्यापार व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका सामान्य अर्थ इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना है। यह एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर कार्य करता है। इसके प्रमुख उदाहरण अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में निहित है। भुगतान संतुलन में निहित है तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण। दोस्तों भुगतान संतुलन के अंतर्गत कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात, सेवाओं के निर्यात को छोड़कर, कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं का आयात, सेवाओं के आयात को छोड़कर व्यापार शेष एवं अदृश्य व्यापार शेष को शामिल किया जाता है। इस प्रकार भुगतान संतुलन के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था या देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन का लेखांकन दर्ज किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अवमूल्यन का अर्थ है। तो दोस्तों अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में देश मुद्रा के मूल्य में कमी करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आता है। अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आता है। अवमूल्यन से तात्पर्य किसी देश की मुद्रा के मूल्य में अन्य देशों की मुद्राओं के सापेक्ष कमी करना है। यह संरक्षणवादी मौद्रिक नीति का एक उपकरण है, जिसके द्वारा मुद्रा अवमूल्यन करने वाले राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति होती है। दोस्तों मुद्रा के अवमूल्यन से आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति नहीं होती है, क्योंकि देश में आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है, जिससे आयात में कमी आती है, तथा निर्यात सस्ता होने के कारण निर्यात में वृद्धि होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सुपर 301 किससे संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुक्त व्यापार में अवरोध से। दोस्तों सुपर 301 अथवा स्पेशल 301 अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1988 की वह धारा है, जिसके अंतर्गत अमेरिका के द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्यवाही की जाती है। इसे WTO की मुक्त व्यापार नीति के विपरीत माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विदेशी संस्थाओं के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बांड खरीदने को कहते हैं। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। दोस्तों विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर व बांड खरीदने को पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत निवेशकर्ता को कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें निवेशक की भागीदारी कंपनी के संपूर्ण शेयर के 10% से भी कम होती है। इसे FII अथवा FPI भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निजी निवेश को कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रेरित निवेश। दोस्तों निजी निवेश को प्रेरित निवेश भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेरित निवेश आय एवं अर्थव्यवस्था की समृद्धि से प्रभावित होता है। किसी अर्थव्यवस्था में निजी निवेश का अर्थ उन पूंजीगत संपत्तियों में निवेश से है जो उत्पादन में सहायता करते हैं, और यह पूर्णतया आय एवं अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर निर्भर होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय के वार्षिक विवरण को कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भुगतान संतुलन। दोस्तों किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय का वार्षिक विवरण भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। भुगतान संतुलन वस्तुतः किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समव्यवहार का ही विवरण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जाता है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के द्वारा, निर्यात को बढ़ाकर और आयात प्रतिस्थापन के द्वारा भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है। दोस्तों उपर्युक्त सभी विधियों द्वारा भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ होता है। इसी प्रकार आयात को निर्यात से प्रतिस्थापित करके एवं निर्यात बढ़ाकर भी भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। इसकी अन्य विधियां निम्नवत हैं। पहली है निर्यात को बढ़ाकर, दूसरा है आयात पर प्रतिबंध लगाकर, तीसरा है आयात प्रतिस्थापन के द्वारा, और चौथा है विदेशी मुद्रा विनिमय पर कोटा लगाकर। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है।
तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ये मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। दोस्तों, मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ किसी देश की घरेलू मुद्रा का मूल्य अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में कम करना है। इससे आयात की लागत बढ़ जाती है तथा निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए यह देश के भुगतान संतुलन में सुधार करता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी वस्तुओं की कीमत अन्य देशों की वस्तुओं की अपेक्षा कम व सस्ती हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निर्यात। दोस्तों, स्थिर विनिमय दर व्यवस्था में केंद्रीय बैंक अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है, जिससे देश के निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। इससे देश को व्यापार घाटे को कम करने एवं भुगतान संतुलन को स्थिर बनाए रखने में सहायता मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1994। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? तो सही जवाब होगा 1994। दोस्तों, भारत ने वर्ष 1994 में रुपये को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया था। चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात पर घरेलू मुद्रा की बाजार नियंत्रित परिवर्तनीयता पर कोई प्रतिबंध न होना। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए तारापोल समिति का 2 बार 1997 और 2006 में गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थिर विनिमय दर को और क्या कहा जा सकता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लचीली विनिमय दर। दोस्तों, जब विनिमय दर को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है तब उसे अस्थिर या लचीली विनिमय दर कहते हैं, तथा जब विनिमय दर को किसी देश की सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे नियंत्रित विनिमय दर कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे भुगतान संतुलन से संबंधित एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर सारी वीडियोज़ को देखें। दोस्तों, वो सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर ला सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।